नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। भारत जोड़ो यात्रा वाली राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान अमेरिका तक पहुंच गई है, लेकिन इस बार भी राहुल गांधी की इस दुकान का सामान वही है कि भारत का मुसलमान विक्टिम है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में मोहब्बत की दुकान इवेंट में राहुल गांधी ने कहा है कि आज मुसलमान सबसे ज्यादा नफरत झेल रहा है भारत में। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन 29 मई को रिलीज हुई मॉर्गन स्टैनली की ही एक रिपोर्ट आज सामने आई है, जिसके हेडलाइन है हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इन लेस देन 1 डेकेड, यानी कि कैसे एक दशक से कम में वक्त में भारत में बहुत बड़ा बदलाव आया है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ये भारत उससे अलग है जो 2013 में था। 10 साल के कम वक्त में भारत ने सकारात्मक तौर पर वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह बनाई है। सवाल पब्लिक का आज है कि सबका साथ वाले हिंदुस्तान का लोहा दुनिया मान रही है, तो फिर राहुल गांधी क्यों मुसलमानों को विक्टिम बना रहे हैं? वैसे मोदी सरकार में मुसलमानों को विक्टिम बताने के चक्कर में राहुल गांधी ने दलित हिंदुओं के घाव भी कुरेद दिए। राहुल गांधी ने कहा कि आज जो हालात मुसलमानों के हैं, वही हालत 1980 के दशक में यूपी में हिंदू दलितों की थी। अरे भैया, यूपी और केंद्र में तो उस वक्त कांग्रेस की सरकारें ही थीं। क्या मुस्लिमों पर नैरेटिव बनाते बनाते राहुल गांधी हिंदू दलितों पर सेल्फ गोल कर गए? क्या राहुल गांधी ने ब्रिटेन के बाद अमेरिका से मोदी की बैड पब्लिसिटी के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लिया? राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, लेकिन क्या उसमें रखा है झूठ का सामान? यही है आज सवाल पब्लिक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका का स्टेट गेस्ट बनने वाले हैं। 2009 के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को यह सम्मान मिलने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर और अभी तक का उनका पूरा मूव एंटी मोदी नैरेटिव के इर्द गिर्द ही नजर आ रहा है। राहुल गांधी अमेरिका में लगभग वही बातें दोहरा रहे हैं जो उन्होंने मार्च के महीने में लंदन दौरे के दौरान कही थी, लेकिन अब की बार मोहब्बत की दुकान नाम से सैन फ्रांसिस्को के इवेंट में राहुल का बयान उन्हीं पर भारी पड़ सकता है। सुनिए आज के भारत में मुसलमानों को नफरत का शिकार बता रहे राहुल गांधी ने कैसे हिंदू दलितों को लेकर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। It is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it. कमाल है भाई। 1980 से 89 के बीच देश में पहले इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी की सरकारें थीं, जबकि यूपी में 1980 से 1989 के बीच वीपी सिंह, श्रीपति मिश्रा और एनडी तिवारी और वीर बहादुर सिंह ने कांग्रेस की सरकारें चलाई थी। ऐसे में क्या राहुल गांधी का मुस्लिम कार्ड दलितों को लेकर कांग्रेस को ही कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा? उधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो 1980 के दशक का रिकॉर्ड सामने रखकर मुसलमानों पर भी राहुल गांधी को घेर दिया। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को। 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ या ना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में
उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए। ये बात सच है कि कांग्रेस के दौर में भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है। क्या मुसलमानों को लेकर मोदी पर उंगली उठाने वाले राहुल गांधी को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? 2014 के बाद मुसलमानों की लिंचिंग के कुछ मामले जरूर हुए हैं, तो पालघर में भी साधुओं की हत्या जैसे मामले सामने आए हैं जब कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। क्या राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता मोदी को सिर्फ इसलिए मुस्लिम विरोधी कह सकता है क्योंकि भारत की सांस्कृतिक पहचान सेंगोल को संसद में रखने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं? आज ही प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में ब्रह्मा जी के इकलौते मंदिर पुष्कर में थे। पुष्कर में मोदी ने कहा कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आज भारत में नव निर्माण का दौर चल रहा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में 2013 के बाद से बदलाव के 10 बड़े कदम गिनाए गए हैं। इसमें इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन यानी कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो सब कुछ फॉर्मल इकोनॉमी आ गया, यानी काले धन की पैरेलल इकोनॉमी के खत्म होने से लेकर महंगाई पर कंट्रोल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और एफडीआई पर फोकस जैसे कदम शामिल हैं। रिपोर्ट में 2021 के मुकाबले 2031 तक मिडिल क्लास की साइज बढ़ने और कम आय वाले परिवारों का दायरा घटने का प्रोजेक्शन भी बताया गया है। मतलब लोगों की इनकम में भारी बढ़ोतरी होने वाली है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस दशक के अंत तक दुनिया के विकास में 5वां हिस्सा नए भारत का होगा, यानी कि 20% दुनिया भर के पूरी आर्थिक व्यवस्था में भारत का बोलबाला रहेगा। आज आए आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 में जीडीपी विकास दर भी 7.2% रहने का अनुमान है, जो पहले 7% के अनुमान से बेहतर है, बल्कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बताए अनुमानों से तो बहुत आगे है। शायद ऐसे ही आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुनिए अजमेर में मोदी ने क्या कहा। साथियों, और जब लूट की बात होती है ना, तो कांग्रेस किसी में भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस देश के हर नागरिक को, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, दिव्यांग हो, महिला हो, युवा हो, सबको समान भाव से लूटती है। ये भारत के ही लोग हैं जिनकी वजह से आज दुनिया कह रही है कि ये दशक भारत का दशक है, ये सदी भारत की सदी है। लेकिन भाई और बहनों, भारत की ये उपलब्धियां, भारत के लोगों की ये कामयाबी कुछ लोगों को पच नहीं रही है। तो आज सवाल पूछ रही है देश की पब्लिक। सवाल नंबर 1, मोहब्बत की दुकान की रट लगाकर क्या राहुल गांधी वोट के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं? सवाल नंबर 2, क्या मुस्लिम वोट के लिए राहुल ने हिंदू दलितों पर सेल्फ गोल कर लिया? सवाल नंबर 3, मोदी युग में बदले हुए भारत को दुनिया महसूस कर रही है। राहुल गांधी को क्यों अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयवीर शेरगिल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अवनीजेश अवस्थी, राजनीतिक विशेषज्ञ, अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वारिस पठान जी एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। मेरा पहला सवाल लेकिन जाता है लोकेश जिंदल जी को, जो कांग्रेस के लीडर है। लोकेश जिंदल जी, वही पुरानी बात, वही मोहब्बत की दुकान, सामान क्या है उसमें पता नहीं, सब जाली सामान। जाली सामान इसलिए कि खुद राहुल गांधी कह रहे हैं 1980 के दशक में जो हिंदू दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ वो अब मुसलमानों के साथ हो रहा है। अरे भैया, किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में और नई दिल्ली में उस जमाने में?
आपने रिसर्च ठीक करके नहीं दी राहुल गांधी को, लगता है। नाविका जी, हम समाज और राजनीति में कंफ्यूज हो रहे हैं। उस दशक में समाज में तनाव था, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो चाहती थी कि समाज में शांति हो और भाईचारा हो। आज विपरीत है। जिस समाज में हमने भाईचारा लाया 50, 60, 70 सालों में, उसे आज राजनीति खत्म करना चाहती है। आज राजनीति चाहती है कि समाज में भाईचारा ना हो, समाज में द्वेष हो, भाई भाई की हत्या करे, भाई भाई की जान का दुश्मन बन जाए। इसलिए राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान वे चाहते हैं कि फिर से जो राजनीति है वो प्रेम की भाषा बोले। और आप कह रहे हैं कि फॉरेन सॉइल पे जाके राहुल गांधी जी ने कहा, अब देखिए हमारे रेसलर्स के साथ कैसा सुलूक हो रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आई है, आज इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने इसकी निंदा की है और कहा है कि हम WFI को जो है डिसबैन कर देंगे, तो बैन कर देंगे, उनको स्वीकार नहीं करेंगे। तो बात यह है कि आज डोमेस्टिकली जो हो रहा है उसे पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व जानता है किस तरह से आज जो लोग सत्ता में है वे माइनॉरिटीज के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और माइनॉरिटी की स्थिति क्या है ये विश्व से छुपा नहीं है। अगर राहुल गांधी जो भारत में और विदेश में ये मुद्दा उठाते हैं तो ये गर्व की बात है कि एक ऐसा नेता है जो माइनॉरिटी, दलित, पिछड़ा वर्ग जिन पर जुल्म हो रहा है उनके लिए खड़ा है, उनके लिए आवाज उठा रहा है। यही नेतृत्व है, यही जननायक है, यही लोकतंत्र है। जयवीर शेरगिल जी, आप अपना सर पकड़कर बैठ रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी जी तो भगवान को भी कंफ्यूज कर सकते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। फिर कहते हैं जो उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया सेंगोल को, उसको कहते हैं लाइंग डाउन एंड ऑल दैट। ये जाकर अमेरिका में कह रहे हैं, यानी हमारे देश के रीति रिवाजों की तरफ टिप्पणी कर रहे हैं। ऊपर से जो मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं वो तो उनका इतिहास कुछ ओवैसी जी ने बता दिया, कुछ हमने दलितों वाली बात हमने आपको सुना दी। अब जयवीर शेरगिल, कितनी सच्चाई है इस मोहब्बत की दुकान में जो नई नई खुली है अमेरिका में? आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कर लें। नाविका जी नमस्कार। उम्मीद करता हूं जैसे मैंने बाकी वक्ताओं को टोका नहीं, मुझे नहीं टोका जाएगा। नाविका जी, एक पंजाबी में कहावत है, आप खुद भी पंजाबी है, आप ही अपने सिर सुहा पालनी, खुद ही अपनी जो करामात है उस पर खुद ही मिट्टी डाल लेनी। एक जैसे शार्क मछली होती है ना, शार्क, जैसे उस शार्क को खून की लत लग जाती है, माननीय श्री राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान को बदनाम करने की लत लग चुकी है। दिक्कत यह है, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान के बाहर भारत को बदनाम करो का बोर्ड लगा हुआ है, और जो उसमें सामान रखा हुआ है वो दोहरेपन से, दोगलेपन से और झूठ से लदा और सजा सामान है। श्री राहुल गांधी की जो बिना होमवर्क किए भाषण देने की आदत है वो भारत की छवि के लिए हानिकारक हो रही है। सबसे पहले बतौर सिख होने के नाते मुझे आपत्ति आज वो कहते हैं सिखों को यहां पे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सिखों को, मुसलमानों को और दलितों को। नाविका जी, सिर्फ 3 आंकड़े साझे करूंगा, बाकी डिबेट में विस्तार से। सिखों के साथ अपमान और दुर्व्यवहार तब हुआ था जब आज भी जगदीश टाइटलर की ताजपोशी हो रही है भारत जोड़ो यात्रा में। सिखों के साथ दुर्व्यवहार जब हुआ था जब हजारों सिखों की हत्या 1984 में और वो अपने घर से बेघर रातों रात हो गए थे। सिखों के साथ दुर्व्यवहार जब हुआ था जब देश के सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्डिनेंस फाड़ने की धमकी देने पे अपमान करने की साजिश की गई थी अपनी ही सरकार पे। दूसरा बात अब उन्होंने की दलित की। दलितों के साथ दुर्व्यवहार तब होता है जब 9 साल का बच्चा, राजस्थान में वो दलित बच्चा, उसकी दिन दिहाड़े मौत हो जाती है और राज्य सरकार कुछ नहीं करती। आदिवासियों की बात की, जब दुर्व्यवहार तब होता है जब कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी, जो बंगाल में 0 सीट लेके आए हैं, देश की पहली आदिवासी महिला, पहली प्रधानमंत्री, उसका अपमान करते हैं, तब दुर्व्यवहार होता है। राष्ट्रपति। अब सुनिए, जब राहुल गांधी जी जो होमवर्क बिना करते बोलते, मुझे ये समझ नहीं आती कि कंफ्यूजन, देशभक्ति, श्री राहुल गांधी अपनी राजनीतिक हताशा में दे रहे हो, अपना होमवर्क तो देख लो, आपको सुनिए
राहुल गांधी जी अपनी राजनीतिक हताशा में और मोदी जी के प्रति जो नफरत है उसमें सरकार की आलोचना करने में, प्रधानमंत्री को प्रश्न पूछने में और देश को बदनाम करने का जो फर्क होता है वो भूल चुके हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि क्या ये अभियान है कि एक तरफ जो बाइडेन एक देश के कह रहे हैं मोदी जी आपकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है, मुझे व्हाइट हाउस में प्रोग्राम रख रहा हूं, उसकी दिक्कत आ रही है। एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनके आशीर्वाद लेते हैं पैर छू के। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, बाकी विपक्षी दलों के लोग इकट्ठे होकर कहते हैं मोदी जी इज द न्यू बॉस। आज भारतीय होने के नाते ये एक समा हम हर भारतीय को एक गर्व महसूस होने की बात है। और उधर राहुल गांधी जी आए दिन भारत की छवि खराब करना शुरू चाहते हैं। और एक आखिरी तथ्य, चुनावी दौर पे उन्होंने अपनी दादी की सरकार को नहीं बख्शा, वो श्री मोदी जी के प्रति क्या मान इज्जत दिखाएंगे उसको छोड़िए। आज मुस्लिम पॉपुलेशन आंकड़े सही है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। 98% सीटों पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। गुजरात में 17 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट मानी जाती हैं, कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला और भाजपा ने वो 14 सीटें ले ली। नहीं देखा आपने जयवीर जी? पार्लियामेंट की एक मिनट लोकेश जी धैर्य रखिए, अब पार्लियामेंट की बात कीजिए। एक तमिल इतिहास से जुड़ी परंपरा जो हमारी संस्कृति जुड़ी है पार्लियामेंट में, उसके अनुसार कोई कार्यक्रम हो रहा है उस पर आपत्ति है, पर जो पार्लियामेंट जो तमिलनाडु में एक पादरी बैठा हुआ है जॉर्ज पुनिया जो कहता है हिंदू देवी देवताओं का अपमान है और मैं जूते इसलिए नहीं डालता क्योंकि भारत की धरती पवित्र है, उससे जफ्फियां पप्पियां राहुल गांधी डाल सकते हैं, पर हमारी संस्कृति को कहते हैं यू आर लाइंग डाउन। द हेड ऑफ द पार्लियामेंट सर, इज इट द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट? एंड दैट What about the warrant of precedence? Politics of hatred What about the overall position that the president of India occupies? वो कहा जाता है, When you वो don't कहा want जाता to है work लोकेश जिंदल जी, जब किसी को गुस्सा आता है तो वो अंग्रेजी ज्यादा बोलने लगता है। आप अंग्रेजी इतनी मत बोलिए। मेरा सवाल जा रहा है वारिस पठान जी को। वारिस पठान जी, आपकी तो पार्टी में ही मुसलमान है, तो अब आप बता दीजिए। आज तो ओवैसी जी ने सर्टिफिकेट दे दिया है राहुल गांधी को कि भाई मुसलमानों के साथ कांग्रेस के राज में क्या हुआ था। जरा बताएंगे कि अब मुसलमान वोट के लिए अब आप ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, AIMIM ऑफिशियल कैंडिडेट है, अब मुसलमानों को कांग्रेस का भ्रम छोड़कर आपकी तरफ आ जाना चाहिए। क्या आज ओवैसी जी का यही मैसेज था? देखिए नविका जी, सब बोल रहे थे, मैं बहुत खामोशी के साथ सुना, मैंने पूरा लेक्चर सुना, बीजेपी का सब सुना। जरा मुझे भी इतनी खामोशी के साथ अगर आप बोलेंगे तो बहुत अच्छी से डिबेट होगा। बात नंबर 1 तो ये है कि अब राहुल गांधी ने जो वहाँ जाके बोला उसके बारे में तो उनके प्रवक्ता बताएंगे क्या है, मगर उन्होंने वहाँ जाकर ये कहा कि 1980 के दशक में जो हाल दलितों का था आज वो हाल हमारे देश के मुसलमानों का भी है। अब 1980 में तो उनकी सरकार थी जब हाशिमपुरा हो गया, मलियाना हो गया, नल मैसेकर हो गया, कानपुर हो गया, उनकी सरकार थी। अब उन्होंने कहा कि आज वो हाल मुसलमानों का है देश में। उन्होंने ये नहीं बताया मुसलमानों का हाल क्या है आज की तारीख में देश में। मैं बताऊंगा मुसलमानों का हाल क्या है आज की तारीख में देश में। 9 साल हो गया बीजेपी की सरकार को आए हुए। बीजेपी जब से सरकार आई है सत्ता में, इन्होंने मुसलमानों के प्रति एक जंग सी छेड़ दी है, एक नफरत सी फैला दी है पूरी जगह। सबसे पहले इनको हमारे हिजाब से नफरत थी, उसके बाद हमारे मदरसों पे आ गए, हमारे खान पान से नफरत इनको। मोदी जी बोलते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर मैं पूछना चाहूंगा कि कितने मुसलमानों को आपने टिकट देकर MLA बना दिया, कितने मुसलमानों को टिकट देकर आपने MP बना दिया। आज कैबिनेट में पहली मर्तबा ऐसा है कि कोई भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। यह है सबका साथ का इनका जुमला। बात नंबर 2, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान की बात करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी, बिल्किस बानो भी हमारी देश की बेटी थी, उसके कातिलों को तो आपने गुजरात के अंदर खुली फिजाओं में छोड़ दिया और जब छूट के बाहर आए उनके बेटी को आपने टिकट दिया, चुनाव में लड़ा दिया। 9 साल के कार्यकाल में मोदी जी आपके इसमें जितना नफरत करना था मुसलमानों के खिलाफ, मॉब लिंचिंग के जरिए भी बढ़ गई। गाय के नाम पर बेगुनाहों को पकड़ के मार दे दिया, JSR के नाम पे उनको मार दिया मॉब लिंचिंग करके, और जब उनको अरेस्ट किया, जेल भेजा, जेल से वो बाहर आए तो आप ही के मंत्रियों ने जाके उनका महिमंडल किया, महामंडल, उनको फूलहार पिनाए, मिठाई खिलाई, उनको चुनाव में टिकट दिया। JSR क्या बोला आपने? समझ नहीं आया। आपने क्या किया मुसलमानों के खिलाफ?
आपको मालूम है, पैनलिस्ट को मालूम है, अगर जिसको नहीं मालूम होगा मैं अकेला फोन पे समझा दूंगा। सुनिए मेरी बात नंबर 2। अब आप काट देते हो ना नाविका जी, जब आपके एजेंडा के अगेंस्ट वारिस पठान बोलता है, फिक्र नहीं करना, मोदी जी से कोई टेंशन नहीं लेना, बाय बाय टाटा हो चुका है नाविका जी, कोई फिक्र मत करो। रोज नए व्यूअर जुड़ते हैं, नए दर्शक आते हैं, आपकी बात समझ आनी चाहिए ना। बाय बाय मोदी 2024। सब समझदार है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। मैं समझदारों के साथ डिबेट करने में मानता हूं नाविका जी, अनाड़ी है तो नहीं करेंगे अपन। समझदार इंसान मेरी बात को समझ चुका है, और आप भी समझ जाइए, बीजेपी से डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है नाविका जी। टीजर ट्रेलर आ गया 2024 के पहले का, बाय बाय मोदी 2024, कोई चिंता नहीं करने का। अब बात क्या थी मुसलमानों की, आपने हमारा माइनॉरिटी का बजट क्यों कम कर दिया अभी का, जो आपने बजट निकाला उसमें क्या फायदा? अगर आप चाहोगे नहीं कि मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, आप चाहोगे नहीं कि हमारी बच्चे हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर तालीम हासिल करे, बड़ी बने, देश का नागरिक बने, नाम रोशन करे, एक दिन नाविका कुमार किसी को इंशाल्लाह बड़ी एक एंकर भी बन जाए देश की, बोल नहीं सकते, प्रधानमंत्री भी बन सकती है। क्या प्रॉब्लम है मोदी जी आपको मुसलमानों से? आप चले गए लोकसभा में, इनॉग्रेशन किया आपने, सिंगल आपने रख दिया। 10 सेकंड में मेरी बात बंद कर दूंगा नाविका जी, 10 सेकंड में मेरी बात खत्म कर दूंगा, 10 सेकंड। आप शिंगोल तो जस्टिस का प्रतीक है, आपने क्या न्याय किया? आपने हमारी देश की प्रेसिडेंट को वहां पर नहीं बुलाया। अब आप वहां गए, हमारे हिंदू भाइयों के मठ को आप लेकर गए अंदर, क्रिश्चियनों को क्यों नहीं लेकर गए अंदर? लोकसभा के हाउस की बात कर रहा हूं, हमारे सरदार भाइयों के गुरुओं को क्यों नहीं लेकर गए? अरे मुसलमान इतने सारे हैं, एक आध मुसलमान के मौलाना को भी ले जाते, सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की बात दुहाई हो जाती, मगर आप संविधान का कत्ल कर दिए। मैं आपको 10 मिनट भी दे दूं तो आप कहेंगे कि मैंने आपके साथ ज्यादती की है। तो वारिस पठान जी सर्वधर्म प्रार्थना हुई थी, वो आपको नजर नहीं आई। आपको ये पता नहीं कि ये सेंगोल एक ऐतिहासिक चीज थी जो नेहरू जी को मिली थी, उसी को वापस स्थापित किया गया। कोई नई रस्म नहीं थी, कोई नया कुछ नहीं था। लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी ये कहते हैं कि चाहता ही नहीं कोई देश में कि मुसलमान आगे बढ़े। मुझे ये बताइए, ये जो आज का जीडीपी का नंबर आया है 7.2%, क्या ये मुसलमानों के बिना आया है? ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जाता है, ये क्या मुसलमानों के घर नहीं जाता? ये जो राशन मिलता है, ये जो आयुष्मान कार्ड मिलता है, ये मुसलमानों को नहीं मिलता? क्योंकि मुसलमानों की एक और मोहब्बत की दुकान खुल रही है। अब इस दुकान का राहुल गांधी जी से कितना कंपटीशन है, ये आज जनता को बता दीजिए। नाविका जी, सबसे पहले तो मैं वारिस पठान का बात का जवाब दे दूं कि पहले 5 शिक्षा मंत्री जो थे वो मुस्लिम थे, विधायक भी होते रहे, मंत्री भी होते रहे, सांसद भी होते रहे। उसके बावजूद आज रोना ये है कि मुसलमान सबसे पिछड़े हुए हैं, शिक्षा की दर सबसे कम है। इसलिए है क्योंकि आप चाहते हैं 5, 7, 10, 15, 20 लोगों को टिकट दो, जो जता दो, उनका पैसा बनता रहे, सत्ता पे लगाए। आम मुसलमान जो पंक्चर लगाता है, जो कारपेंटरी का काम करता है, जो लोहार का काम करता है, वो वहीं पर रहे इतने सालों तक। ये है आपकी राजनीति और कांग्रेस की राजनीति। वहां रहेगा तो डरेगा, डरेगा तो वोट देगा, बढ़ गया तो काहे को वोट देगा आपका। ये राजनीति अब फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है, क्योंकि सबको घर मिल रहे हैं बिना देखे हुए कि उसका क्या धर्म है, क्या संप्रदाय है, क्या मजहब है। सड़क मिल रही है गांव के आदमी को, उसको किसान निधि योजना के तहत उसको पैसा मिल रहा है बिना ये देखे हुए कि वो किस मजहब संप्रदाय का है। बल्कि इसके बावजूद न सिर्फ ये देखिए, लगातार आप देखिए कि आईएएस में, सिविल सर्विसेज में, सरकारी नौकरियों में क्या मुसलमानों का प्रतिशत बढ़ा है या घटा है? बहुत बढ़ा है, बात ये है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी की बात है, मुझे लगता है देयर इज नथिंग न्यू इन इट, कोई नई बात नहीं है। सुनता कौन है उनकी, आप ये बताइए कि। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं कहूंगा कि आप ये देखिए कि इनवाइटीज कौन थे वहां पर, ऑर्गेनाइजर कौन थे वहां पर, कैसे जो लोग थे वहां पर, वो क्या सुनना चाहते थे, क्या ये सब कुछ प्री प्लान था? तीसरी बात, जिस तरीके से सेंगोल के बारे में उन्होंने कहा कि लाइंग डाउन एंड ऑल दैट, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लोकेश, भारत की उस परंपरा को, वो जो नेहरू जी भी अपना जो है वो अंग वस्त्र धारण करके उसको इकट्ठ लिया था और रख दिया था बाद में, लेकिन कम से कम उस समय उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उसको ग्रहण तो किया था गंगाजल के छिड़काव के बाद। आप उसको कहते हैं लाइंग? वो समर्पण की भावना, राजदंड के समक्ष जो सर्वाधिक एग्जीक्यूटिव का व्यक्ति है सबसे बड़ा,
वो राजदंड के समक्ष पूर्ण समर्पण भाव से उसके सामने रखता है कि 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं और आशाओं का प्रतीक और इसके प्रति समर्पित हूं, इसके प्रति जवाबदेह हूं मैं। ये है उसकी भावना जो चोल राजाओं की थी। चोल राजा पढ़ता नहीं है कोई, आपने पढ़ने नहीं दिया उनको। आपने एनसीईआरटी की किताब में इतने सालों से, वो तमाम हिस्टोरियन से मैं पूछता हूं, चोल राजा, चोल वंश, परमार वंश, तोमर वंश, इनके बारे में नहीं पढ़ाया गया ना। दिल्ली में तो किसी चोल राजा के नाम पर सड़क तक नहीं है। दिल्ली में चोल राजा के नाम पर कोई सड़क तक नहीं है। क्यों नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। बिल्कुल क्यों नहीं है? कुतुबुद्दीन औरंगजेब है, औरंगजेब रोड, कुतुबुद्दीन ऐबक और औरंगजेब के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हमारे देश का इतिहास क्या है। लेकिन अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज जो नंबर आए हैं, आज जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, आज जो अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, द बॉस, भारत 5वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था बन चुकी है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी हैं, इन्हें कुछ अच्छा लगता ही नहीं। ये कहते हैं लाइंग डाउन एंड ऑल दैट, ये भी कहते हैं कि मोदी जी तो भगवान को पढ़ा लें, और तो और इनके जो प्रोग्राम में जा रहे हैं वहां माइक टेस्टिंग से पहले देश का राष्ट्रगान बज रहा है, लोग बैठे हुए हैं, लोग चल फिर रहे हैं, राष्ट्रगान बज रहा है। जो आधा बजाया नहीं जा सकता उसे आधे में रोककर कहा जाता है माइक टेस्टिंग। मुझे बताइए, आप राहुल गांधी की बात मानेंगे या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानेंगे? क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं दलितों जैसा व्यवहार मुसलमानों के साथ है, तो मुरादाबाद दंगा 13 अगस्त 1980 83 लोगों की मौत हो गई थी, 112 घायल। 22 मई 1987 हाशिमपुरा नरसंहार, 42 मुसलमानों को गोलियों से भून दिया गया था। मलियाना नरसंहार 23 मई, अगले ही दिन 1987 मेरठ के मलियाना में 72 मुस्लिमों की और हत्या। मुजफ्फरनगर दंगा 8 अक्टूबर 1988 मुसलमानों की मौत हुई थी और कुल 87 लोगों की मौत हुई थी। बदायूं दंगा, इसमें भी 27 लोगों की मौत हुई थी। तो क्या रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का जो इस तरह से आज के देश में भारत की जो शान है उसके बारे में ये गलत बयानी कर रहे हैं, वो भी बाहर देश के? देखिए नाविका जी, सवाल बहुत लंबा है, निश्चित तौर पे जवाब भी थोड़ा सा लंबा होगा। देखिए, पहली बात तो मैं देख रहा हूं कि ये विदेश में चर्चा हो रहा है और कहा जा रहा है सब विदेश में क्यों बात कही जा रही है। देखिए, सच बात चाहे वो देश में कही जाए वो विदेश में कही जाए, और मुझे लग रहा है विदेश में अपने लोग रहे हैं, कोई विदेशी बाहर का आदमी नहीं था उसमें। और ये परंपरा तो हमारे माननीय मोदी जी ने कायम किया है कि विदेश में जाकर के अपने देश के लोगों को इकट्ठा करते हैं और समस्याओं पर चर्चा करते हैं। तो मुझे लग रहा है समस्याओं पर चर्चा करना, उस पर उसका हल खोजना, ये कोई बुरी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम कांग्रेस में और बीजेपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं करते और दो ज्यादा फर्क समझते भी नहीं है। बस शर्त यह है कि कांग्रेस में आज जो युवा नेतृत्व है उस बात को एडमिट कर रहा है, उसने सच को स्वीकार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माननीय मोदी जी और उनकी पूरी टीम सच को स्वीकार नहीं कर रही है। आप इस बात को समझिए कि एक तरफ मोहन भागवत जी कह रहे हैं साहब कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, मुसलमान के बगैर हिंदू भाई अधूरा है। दूसरी तरफ तमाम बातें भी हमारे वारिस पठान साहब ने कही है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि वक्त कम है। मैं कहूंगा बहुत सारे वाकयात हैं, तमाम मॉब लिंचिंग से लेकर के तमाम तरीके की घटनाएं होती है, साहब फूलमाला पहनाया जाता है, एक बात। दूसरी बात, रही बात विदेशों में देश की चर्चा, मैं कहना चाहता हूं आज जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं सब वो चीजें खराब लग रही हैं आपको। हमारे प्रधानमंत्री इस मुल्क के जो सर्वे सर्वा इस मुल्क के अगुआ हैं, वही जब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और साहब कहते हैं कि अगर लोकतंत्र सीखना है तो ऑस्ट्रेलिया से सीखो, साहब तब देश का अपमान नहीं होता है। वही हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब विदेश में जाते हैं कहते हैं कि पहले तो इस मुल्क में पैदा होना शर्म की बात थी, तो क्या देश का सर नहीं झुकता है? मैं कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं तो बात सही होता है, जब विपक्ष का आदमी आवाज उठाता है तो बात गलत होता है। दो तीन बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को देखिए जिससे लगातार चर्चा हो रहा है, सब मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ आज कहीं ना कहीं, मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर भेदभाव हो रहा है।
और वोट के लालच में एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए आज कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी पर प्रहार किया जा रहा है। अब मानिए आजम खान साहब को ले लीजिए आप, साहब 90 मुकदमे 2 दिन में कायम कर दिए गए। और अभी जो लेटेस्ट एक फैसला आया है, आप जानती हैं, इतनी बड़ी एंकर है देश की, इतनी बड़ी आप पत्रकार हैं, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं, आपको बहन भी मानता हूं। आप देखिए, शिकायतकर्ता ने खुद इस बात को कहा कि डीएम ने मुझे हड़काया था, हमको धमकाया था, हम तो अपना केस वापस लेना चाहते। तो साहब डीएम ने धमकाया तो डीएम को किसी और ने भी धमकाया होगा। तो जहां पर लोकतंत्र की अजीज खान साहब, ये आजम खान साहब तो आप ऐसे बता रहे हैं जैसे बड़े प्रताड़ित प्राणी है। इनकी तो भैंसें ढूंढने जाती थी उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके राज में। अब जिनकी भैंसों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगी, वो प्रताड़ित आदमी तो नहीं होगा ना? देखिए नाविका जी, मुझे कंप्लीट नहीं, देखिए प्रताड़ित का इशू नहीं है ना, सवाल इस बात का है कि ये मुल्क जो है संविधान से चलेगा ना। अभी संविधान में भैंसे बचाने का कोई पुलिस की ड्यूटी लगाइएगा? नहीं, संविधान की अगर बात करें तो भैंसे बचाने की पुलिस की ड्यूटी है क्या? कि कोई आपका बड़ा नेता हो तो उसकी भैंसे भी बचा के लानी है? जयवीर शेरगिल, ये अजीज खान साहब किस तरह की बात कर रहे हैं? कंप्लीट करने दे। ये परसेप्शन और नरेशन मत क्रिएट करिए। आप बड़ी पत्रकार है देश की। अवस्थी जी कह रहे थे, सुनिए मेरी बात, अवस्थी जी कह रहे थे, कंप्लीट करने दीजिए, कह रहे थे साहब मुसलमानों को क्या उनका नहीं, परसेप्शन और नरेशन की बात आप नेता लोग जाने, हम तो फैक्ट की बात कर रहे हैं, तथ्यों की बात कर रहे हैं। नाविका जी, इन्होंने मेरा नाम लिया, जरा 10 सेकंड नहीं प्लीज मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे। अरे आपने मेरा नाम लिया, जवाब तो सुन लीजिए। बात कंप्लीट नहीं हुई सर, अवस्थी जी बात कंप्लीट नहीं हुई, मुझे 10 सेकंड आपकी हो भी नहीं सकती कंप्लीट। नहीं अरे सर कंप्लीट होने दे, नहीं होगी नहीं आपकी कभी कंप्लीट। घड़ी देखकर 10 सेकंड का समय देती हूं, सुनिए ना, खत्म 10 सेकंड दे दे मुझे, 10 सेकंड। ये मैं जानना चाहता हूं कि जो मुसलमानों को आज उनका हक मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि समाज बीजेपी दे रही है, सब संविधान ने हक दिया है और संविधान ने यह हक दिया है, बराबरी का दर्जा दिया है, लेकिन आप मुस्लिम कम्युनिटी को 2 दर्जा का नागरिक बनाना चाहते हैं। आज आप खाद रसद देते हैं। अब सुन लीजिए, आपको मिल गया ना पूरा टाइम, आपकी कंप्लीट नहीं होगी। अब सुन लीजिए, जिस मोहम्मद आजम खां को आपने बड़ा बताया, वो मोहम्मद आजम खां वो व्यक्ति है जिनको बलात्कार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। यह है बेटियों के प्रति सम्मान का भाव। वो है जिन्होंने एक अपनी जो प्रतिद्वंदी थी, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के कपड़ों पर एक बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी की। ये वो है मोहम्मद खान। और ये वही प्रतिद्वंदी थी जो इनकी पार्टी में भी रह चुकी हैं, उनके खिलाफ ऐसे शब्द। और आप कह रहे हैं आपकी बात पूरी नहीं, आपकी बात कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपको मोहम्मद आजम खान का दर्द समझ आ रहा है, उसका दर्द समझ में नहीं आ रहा है जो पिछली 7 पीढ़ियों से सिर्फ पंक्चर लगा रहा है। आपको उसका दर्द समझ में नहीं आ रहा जो पिछली 8-10 पीढ़ियों से सिर्फ कारपेंटरी बढ़ाई का काम कर रहा है। आज उसका बेटा जो रिक्शा चला रहा है, आज उसका बेटा जब पुलिस में भर्ती होता है, IAS बनता है, सिविल सर्वेंट बनता है, तो उसको लगता है कि हाँ पिछले 9 साल में मुझे क्या मिला। सवाल यही है। और जयवीर शेरगिल, तमाम आरोप लगाए गए आज मोदी सरकार पर। सवाल यह है कि किसकी मोहब्बत की दुकान बस एक ही मुद्दे पर टिकी हुई है। नाविका जी, दोबारा अपनी गुहार लगा देता हूं। कई वक्त आपके टीवी पे हैं जिनको लगता है टोक के उनकी बात में ज्यादा वजन आ जाता है, तो मुझे फिर से अनुरोध है, हाथ जोड़ के धैर्य रखें और मेरी बात पूरी होने दें। 2 बातें, ओवैसी साहब के वक्ता और सपा, और जो आपने बात की। एक हिंदी की कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो। राहुल गांधी विदेश में सच बोल रहे हैं। 21 से 23 मिनट हो गए डिबेट में, कोई तथ्य नाविका जी के सामने नहीं रखा गया। राहुल गांधी जी भी जो आरोप लगा रहे हैं सिखों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसमें तथ्य क्या है? दूसरा, समस्या ये है, वारिस साहब से शुरू करता हूं। वारिस साहब की समस्या है कि आज मुसलमानों को डर लग रहा है। जनाब, मुसलमानों को ओवैसी साहब की राजनीति से डर लग रहा है, जिसके नतीजे 100 सीटें ओवैसी साहब ने लड़ी थी उत्तर प्रदेश में से 99 सीटों पे आपकी जमानत जब्त हो गई। डर गुजरात के उस वोटर को लग रहा है जहां 13 सीटों पे ओवैसी साहब की पार्टी को नोटा से भी कम वोटें पड़ी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज AMIM के प्रवक्ता को मोदी जी की सरकार इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक नामक जो उनके साथ होता था उससे मुक्ति मिल गई है।
इनको आज ये बात पच नहीं रही कि जम्मू कश्मीर में जो आज बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके हाथ से पत्थर क्यों छूट गए और आज वो इंडस्ट्री की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। ये बात वारिस पठान जी को पच नहीं रही। वारिस पठान जी को आज ये पच नहीं रहा क्योंकि कारण ये है, इनकी पार्टी के जो छोटे भाई हैं वो आज भी औरंगजेब जहां दफनाया गया है वहां जाके माथा टेकते हैं, बल्कि बाकी का जो हिंदुस्तान है वो एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता है, और जब मोहम्मद सिराज क्रिकेट बॉलिंग करता है उसे अपना आदर्श मानता है और औरंगजेब को आदर्श नहीं मानता। और इन्होंने महिलाओं की बात की। जनाबे आली सुनिए, महिलाओं का, बच्चियों का, मुस्लिम गर्ल्स का एजुकेशन इनरोलमेंट रेट आप जाके पढ़िए, मोदी सरकार का दौरान कितने प्रतिशत बढ़ा है, गिन जाता हूं 16.8 से लेकर 17% बढ़ा है। और जब यूपीए की सरकार थी 2007 और 8 में मुस्लिम एजुकेशन एनरोलमेंट रेट जो बच्चियों का था वो 6 से 7% था। ये तो ही वारिस पठान जी की बात। इनको इसलिए बात की कि आज बच्ची सिर्फ शिक्षा की तरफ क्यों ध्यान दे रही है, क्यों उसे फंसाया नहीं जा रहा कि तुम हिजाब डालो, तुम तुष्टीकरण की राजनीति करो। अब आइए अजीज खान जी की तरफ सपा के। जनाब आपने एक बात बोली, भाई साहब आपने कहा युवा स्वीकार कर रहा है। स्वीकार आप भी मुलायम सिंह जी का बयान कीजिए 13 फरवरी 2019 का, मैं पढ़ देता हूं, आपकी याददाश्त कमजोर है। बोला है मोदी जी के लिए, काश प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। मेरी इच्छा है कि सभी सांसद फिर से चुने आए और लोकसभा में वापस आए। जब भी मैंने मोदी जी के लिए कोई काम किया उन्होंने हमेशा अच्छा काम किया। ये जो मुलायम सिंह जी की आखिरी स्पीच थी लोकसभा के अंदर, ये वो है। तो ये अलग बात है, सपा के लिए मुलायम सिंह जी यादव जी ही नेता नहीं, ये राहुल गांधी पे ज्यादा विश्वास करते हैं, मुलायम सिंह जी पे कम करते हैं। अब आई तीसरी बात कि क्या फायदा हो रहा है और नहीं। नाविका जी आपके ही शो पे बैठा था जब लंदन की स्पीच थी और आपने वो क्लिप भी चलाया था। एक बुजुर्ग ने लंदन में खड़े होकर बोला, राहुल जी मैं आपको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, पर कृपया करके अपनी दादी मां से कुछ सीखिए। जब आप विदेशी धरती पे आते हैं अपने ही देश को बदनाम करने का काम कृपा करके ना करिए। वो कांग्रेस का समर्थक था क्योंकि वो जानता था कि श्री राहुल गांधी भूल गए हैं देश को बदनाम करने में और सरकार की आलोचना। और आखिरी तथ्य मैं पूछना चाहता हूं, आपके सारे शो पे किसी ने कभी सर्वे किया है जो 48 करोड़ जनधन खाते खुले हैं उसमें कितने हिंदू मुस्लिम सिख हैं? जो 11 करोड़ शौचालय बने, जो 35 करोड़ महिलाओं को फायदा हो रहा है, जो 150 यूनिकॉर्न से लेकर आज 80,000 यूनिकॉर्न हो गए हैं, उसमें कितने हिंदू मुस्लिम सिख थे? बिल्कुल, ये तमाम ग्रोथ स्टोरी जो बाकी देश डंका बजा रहे हैं भारत का, वो शायद हिंदुस्तान में किसी को नजर नहीं आ रहा, लेकिन पब्लिक पूछ रही है सवाल। सागर शर्मा रायपुर से और नीरज भांबू देहरादून से पूछ रहे हैं सवाल पब्लिक का। मेरा प्रश्न ये है कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में मुसलमानों पर हमला हो रहा है, तो क्या वो कांग्रेस शासित राज्यों पर भी उंगली नहीं उठा रहे हैं? मोदी जी हो या राहुल गांधी, सब लोग विदेश में जाकर वोट बैंक को एड्रेस क्यों करते हैं? जवाब दीजिए लोकेश जिंदल जी। नाविका जी बात सत्य की है। आज देखिए हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हैं। आप ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके सभी जो प्लेटफॉर्म है ग्लोबली एक्सेसिबल है। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने निंदा की है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडियन रेसलिंग की, तो उसमें ये दिखता है कि वहां तो कोई अब्रॉड में बात लेकर नहीं गया, लेकिन डोमेस्टिकली जो हो रहा है वो विश्व स्तर पे दिखता है। मोदी जी की नीतियां भी विश्व स्तर पे दिखती हैं। अगर राहुल गांधी जी जाके विश्व स्तर पर वही मुद्दा उठाते हैं जो वो भारत में उठाते हैं, तो इस बात में बुरा क्या है? वे तो अच्छी बात है कि वो दोगलापन नहीं दिखाते। जो जहां हमारे प्रधानमंत्री है जो भारत में तो गोडसेवादी हो जाते हैं और गांधीवादी हो जाते हैं। सही है, आप मुद्दे उठाइए, कहीं भी उठाइए, आपका पूरा हक है, लेकिन सही मुद्दे तो उठा लीजिए, सेल्फ गोल तो ना कीजिए। और अगर सही मुद्दे उठाने हैं तो थोड़ी सी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बोल रहे हैं, उस पर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता? और यही बात आज दर्शक और पूछ रहे हैं आपसे। संतोष सराफ का मंडला मध्य प्रदेश से सवाल है, 1980 के मुरादाबाद दंगों की जो रिपोर्ट
1983 में आ चुकी है, उसे कांग्रेस ने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? योगी सरकार जल्द रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी, अब क्या कहेगा विपक्ष? पूछ रहे हैं, बताइए। देखिए, आप 1980 जो पास्ट में घटा है उसके आधार पे वर्तमान जो सरकार है उसकी काली करतूतों पे पर्दा मत डालिए। देखिए, ये आप ये नहीं कर सकते कि पास्ट में कुछ घट गया वो गिना के आप वर्तमान सरकार की काली करतूत पे पर्दा डाल दें। वर्तमान सरकार बारिश पठान जी 1980 के दशक में जो कुछ हुआ उस पर लोकेश जिंदल जी कहते हैं जाना ही नहीं चाहिए, पास्ट में मत जाइए, फ्यूचर की बात करिए। हुआ तो हुआ, सैम पेट्रोदा। हाँ, हुआ तो हुआ। अच्छा, अपन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात, तीनों की बात कर लेते हैं। अभी मैंने भाजपा के प्रवक्ता को भी सुना, उन्होंने मेरा नाम भी लिया है, जिम्मी शेरगिल ने। अब मैं चालू करता हूं बीजेपी की पोल खोल हकीकत। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, 9 साल हो गए, क्या 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? नहीं मिला। चाइना 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे इसमें आ गया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, क्या 56 इंच का सीना दिखाकर मोदी जी ने उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया? नहीं किया। मणिपुर तो भारत देश का हिस्सा है, मणिपुर जल रहा है, 100 से ज्यादा लोगों की जानें चले गई, चर्चों को जला दिया, क्या क्या मोदी जी ने जुबान खोला? नहीं किया। 9 साल में चौथा स्तंभ कहने वाला डेमोक्रेसी का मीडिया प्रेस, आपके दोस्त है मोदी जी, अच्छी बात है। कितनी बार आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया बताइए मुझे? मोदी जी ने एक भी बार नहीं किया। 9 साल में नोटबंदी लाया मोदी जी, पहले 2000 की नोट को बंद करने के लिए सबको लाइन में खड़ा कर दिया, बोले व्हाइट हो जाएगा। अब बोले 2000 की नोट लेकर रिजर्व बैंक में जाओ, ब्लैक को व्हाइट करके आ जाओ। 7 साल में 2000 की नोट नहीं संभाल सके, आगे देश को क्या संभालेंगे लोग? सवाल नंबर 3 नहीं है, 50,000 से ज्यादा लेकर जाओगे तो अपना पैन कार्ड ले जाना पड़ेगा। बारिश पठान जी, बुलेके में मत रहिएगा, अपना पैन कार्ड लेकर जाइएगा, पकड़े जाओगे नहीं तो। जयवीर शेरगिल जी जवाब दीजिए, सवाल उठाए हैं बारिश पठान जी ने। वो चिप का क्या करेंगे? वो नैनो चिप जो 2000 के नोट में, उसका क्या करना चाहिए? पीछे पड़ेगी, जेब में रखना चाहिए, रिजर्व में डालना चाहिए, आपको भेज देना चाहिए? क्या कर, कहाँ भेजेंगे? नैनो चिप का क्या किया जाए? वो नैनो चिप मेरी बात क्या करना है नाविका जी, जरा बताइए। नाविका जी, आपके शो पे घर में रखना है, बाहर रखना है, क्या करना है? किया गया है, सबसे लोकप्रिय शो है, चैनल है, और आपका शो बहुत लोग देखते हैं। गंगा किनारे अभी बोला गया लाशें, चाइना नहीं थे, सब बारिश जी ठंडा पानी पीजिए और जवाब सुनिए। वजह से कितने लोगों की जाने बारिश पठान जी, अब आपने सवाल इतने उठाए हैं तो जवाब भी तो सुनिए ना। सवाल का जवाब दो। हाँ, सवाल वही कर रहे हैं जयवीर शेरगिल। जयवीर शेरगिल जी, रुपया इतना गिर गया, उसका क्या किया? इनको म्यूट कर दीजिए जरा। हर सवाल का जवाब दो। पहले सुनिए नाविका जी, को रोजगार मिला, पहले एक सवाल का नाविका जी म्यूट कर दीजिए। एक मिनट, मैं मॉडरेट कर रही हूँ वारिस पठान जी। अब इनकमिंग बैंड आउट करोगे, देश की जनता एक मिनट नहीं कर सकते। वारिस पठान जी, अब अपना इनकमिंग खोलिए, आउटगोइंग थोड़ा धीरे रखिए। जयवीर शेरगिल बोल रहे हैं। पहले तो छोड़िए कि भाजपा है, कांग्रेस है या ओवैसी जी की पार्टी है, टाइम्स ऑफ बहुत नवभारत लोकप्रिय शो है, देखते हैं। बहुत गलत तथ्य बोल दिया गया है। अगर ये साबित कर दें, चाइना 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान की सरहद के अंदर घुस आया है, दिखाइए प्रूफ है कोई कागज? हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि चीन 1 इंच सेंटीमीटर जमीन नहीं अंदर आई है। पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, आपके मोबाइल है ना? दिखाइए, मोबाइल में चेक करो। हिंदुस्तान आर्मी चीफ पे भरोसा रखता है, मोबाइल में चेक करो, मोबाइल में चेक करो। अरुणाचल प्रदेश के लोग हमारे देश के वासी है, उन्होंने वीडियो बना के भेजे है, किस तरह से गाँव के गाँव बन गए वहाँ पे चाइना के। इस्तीफा दीजिए, गलत बयान। हाँ, चाइना के गाँव बन गए, सबूत तो आप देख लो जाके, वीडियो है पूरे। आर्मी चीफ पे भरोसा नहीं, वीडियो जाके देख लो, उसके बाद बात करो। 18 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, उसका भी सबूत है आपके पास, बताओ। भरोसा नहीं है, चाइना के प्रवक्ता मत बनिए यहाँ पे। राजनीति सरकारें आती जाती रहती हैं, देश मैं तो अरुणाचल प्रदेश मेरे देशवासी उनका प्रवक्ता बन के बैठा हूँ। मैं तो मेरे देश की फिक्र कर रहा हूँ, मुझे तो मेरे देश की फिक्र है। चाइना घुसता चला आ रहा है मेरे देश के अंदर। वारिस पठान जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ना अगर आप नॉन स्टॉप बोलेंगे तो। जयवीर नाविका जी, इनको टाइम्स नाउ पे छपी हुई दूसरी रिपोर्ट दिखाइए। 2004 से लेके 14 तक आतंकवादी हमले हुए 9281 आरटीआई फाइल हुई है।
2014 से लेके 2022 तक वो आंकड़ा गिर के 2350 पे आ गया है। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने बोला है चीन 1 इंच भी हिंदुस्तान की सरजमीन पे नहीं आया। तो हमें औरंगजेब की पार्टी से प्रमाण नहीं चाहिए, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ से चाहिए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आज ओवैसी साहब की दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की राजनीति क्यों बंद हो गई है, धर्म के नाम पे आरक्षण क्यों बंद हो गया है। आज पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है तो उस पे विपक्ष को आपत्ति है। आज हिंदुस्तान तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे पहुंच गया है, उसमें इनको दिक्कत हो रही है। 27 बिलियन से ज्यादा जनधन खातों में पड़ गया है, उससे दिक्कत हो रही है। आज हर धर्म के बच्चे स्कूल में बिना जात पात के धर्म पे पढ़ना चाहते हैं तो उससे आपत्ति हो रही है। और देखिए एक बड़ी अजीब बात कांग्रेस के वक्ता प्रवक्ता ने कही आपके ओपनिंग रिमार्क में कि 1980 में सरकार की गलती नहीं थी, समाज में ही अंदरूनी समस्याएं चल रही थी। आज राजनीतिक लालच में श्री राहुल गांधी की छवि चमकाने में इतना अंधभक्ति हो गई है कि देश के मतदाता पे, अपने ही देशवासियों पे ठीकरा फोड़ दिया कि राहुल गांधी ठीक कह रहे थे। सामाजिक प्रॉब्लम था, राजनीतिक नहीं। अब राजनीतिक प्रॉब्लम है, सामाजिक नहीं। कमाल है भाई लोकेश जिंदल जी। संजय कुमार भार्गव का चुरू राजस्थान से सवाल है। वारिस पठान ये बताएं कि 1980 से 1990 के दशक में मुस्लिमों पर कितना जुल्म हुआ और 2014 के बाद कितना हुआ। बीपी श्रीवास्तव का लखनऊ से सवाल है, राहुल को भारत की कामयाबी से चिढ़ है या मोदी से, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। विवेक नायक का पालघर महाराष्ट्र से सवाल है, क्या राहुल गांधी लोकतंत्र और बोलने की आजादी का बेजा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सुदीप कुमार का पटना से सवाल है, राहुल गांधी के शिक्षक सैम पित्रोदा जैसे हो तो उनका हाल यही नहीं होगा। छाया सोनी का शहडोल मध्य प्रदेश से सवाल है, क्या लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना राहुल गांधी का चीन के साथ मेमोरेंडम का हिस्सा है। अवस्थी जी ये पब्लिक के दिमाग में अगर इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो ये जो परसेप्शन की बात हो रही है, ये परसेप्शन फिर लोगों के बीच में क्या है? ये बड़ी साफ सी बात, बहुत अच्छी बात की ना लोकेश ने, कि उस समय श्याम सरन ने जब पार्लियामेंट में कहा कि उन्होंने कहा, स्वीकार किया कि 600 किलोमीटर तक अंदर आ गया चाइना, और तब के विदेश मंत्री ने कहा अरे क्या होता है 600 किलोमीटर, एक गाल पे पिंपल की तरह होता है। ये पार्लियामेंट में कहा गया है विदेश मंत्री द्वारा, लोकेश जिंदल जी। और आज जिसको वारिस पर आज हमारा बफर जोन जा चुका है। अरे भैया, अरे आपको 600 किलोमीटर जो है, अरे आपको उसके बावजूद आप समझौता किए रहते नहीं, उसके बावजूद आप समझौता, आपने समझौता रद्द क्यों नहीं किया? आपके हिसाब से, मैं आपको लोकेश जी आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था ना, आपके बीच में नहीं बोला था। आप ये बताइए कि यहाँ पर आप कहते हैं, यहाँ पर राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना जो है हमारी जमीन पर कब्जा करता है, हमारी सैनिकों को मारता है, पिटाई करता है, और बाहर जाकर के कहते हैं चीन अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल करता है। यह है सच्चाई। इसको आप क्या कहेंगे लोकेश? प्रधानमंत्री ने क्या कहेंगे आप इसको? एक बात, और अजीज खान साहब आपने जो कहा ना, उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाके कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की है, लेकिन वहां यहाँ के विपक्ष को सीखना चाहिए कि कैसे वहां पर विपक्ष भी उसका हिस्सा है जो आप बायकॉट कर रहे थे संसद का। वहां पर भारत का प्रधानमंत्री गया तो वहां का प्रधानमंत्री और वहां का विपक्ष एक साथ बैठा था। ऐसा नहीं करता है। ये समझ में आई आपको? मदर ऑफ अजीज खान साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल समझ में आई सर नाविका जी, अवस्थी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हो उनके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अरे भाई, विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। अहंकार की बात मत करिए ना, मत करिए आप। सुनिए ना, आपके अहंकारों की बात सुनाऊं आपको मैं? अरे सुनिए ना, अहंकारों की बात। पहले वो कह ले जी। बोलने नहीं देंगे, क्या दिक्कत है जी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि विपक्ष का मजबूत होना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। चाहते हैं आप स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं तो विपक्ष को मजबूत करिए, और वो आप नहीं करना चाहते। विपक्ष को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको अपमानित करते हैं। आप उसकी बात को नहीं सुनते। जब विपक्ष आवाज उठाता है तो कहते हैं आप देशद्रोही हैं। साहब, विपक्ष देशद्रोही है? अगर वो देश की बात उठाना चाहता है, देश की समस्याओं पर चर्चा करना चाहता है, किसान हित की बात करना चाहता है, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा करना चाहता है, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं साहब आप देशद्रोही हैं, आप जो कह रहे हो ठीक नहीं है। जो कुछ बीजेपी
माननीय मोदी जी जनता मैं 10 आपकी सेकंड बात देता हूं। क्यों नहीं तो ये मानती? तरीका ठीक जनता नहीं है। जनता मोदी जी की बात क्यों मानती है? अब आप चाहते हैं कि आपका प्रतिद्वंदी जो है राजनीतिक क्षेत्र में वो ही आपको मजबूत भी करे। कमाल है ये भाई, जिम्मेदारी उसकी नहीं कंपटीशन है। में जा रहे हैं, कह रहे हैं प्रतिद्वंदी मुझे और मजबूत अजीज करेगा। खान साहब सुन लीजिए, अगर किसानों के आंदोलन में कनाडा का प्रधानमंत्री बोलेगा तो ये कहा जाएगा। एक बात, दूसरी बात सुन लीजिए, जयवीर शेरगिल जी ने कहा था कि 0 है पश्चिम बंगाल में। मैं शेरगिल साहब को मैं बता दूं, थोड़ा सा सुधार दूं, एक सीट उपचुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को कांग्रेस मुक्त कर दिया। वो एकमात्र जो उपचुनाव में जीता था उसने भी टीएमसी ज्वाइन कर दी। लोकेश जिंदल, मेरा सवाल आपसे है कि क्या विपक्ष को एकजुट करना भी मोदी जी का काम है? अब वो आप लोगों को मिलाकर आपके एमओयू साइन करवाएंगे? क्या आज आप ममता बनर्जी के साथ एमओयू साइन करने को तैयार हैं? क्या आप केसीआर के साथ एमओयू साइन करने को तैयार हैं? अब ये भी मोदी जी का काम है कि 2024 से पहले आप सबको एकजुट कर दें। वो एक जीता था पश्चिम नाविका बंगाल जी, में, वो भी देखिए TMC मुद्दे ज्वाइन कर बहुत दिया। अहम है, मुद्दे बहुत अहम है। अभी कल ही हमारे जो आरबीआई के गवर्नर थे उन्होंने बताया कि बैंक जो है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन के चक्कर में ग्रोथ रेट को आर्टिफिशियली एक तरह से डेकोरेट कर रही है। हकीकत में कॉरपोरेट और बैंक्स की जो ग्रोथ रेट है वो सही नहीं है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। विपक्ष इस पर बार बार रोशनी डालने के लिए कह रहा है कि लोकेश जिंदल जी, जब पढ़ते हैं ना तो पूरा पढ़ा करिए। उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा कि ऐसा हो रहा है। जयवीर शेरगिल जी, वो कहा जाता है ना कि नो नॉलेज वेरी बैड, लिटिल नॉलेज वर्स। तो क्या कांग्रेस का आज यही हाल है? नहीं नहीं, देखिए नाविका जी, क्योंकि समय कम है, कांग्रेस का एक मोटो बन गया है, राहुल गांधी का मोटो है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और देश को मजबूत करता रहूंगा। दूसरी तरफ राहुल जी का भी एक ऐसा नारा, ना सीखूंगा ना सुधरूंगा सिलेंडर का रेट है और देश को बदनाम करता चला जाऊंगा। कोई नहीं खाएगा। तो यही आज हालत है, आज है राहुल गांधी जी की 55 में से 50 चुनाव हारने के बाद आज वो भाजपा को और देश को प्रमाण चाहिए, हिंदुस्तान को एक डिस्क्वालिफाइड एमपी से, ना तो हमारे लोकतंत्र को ना तो हमारी मजबूती को। चलिए, आम आदमी की तो बात मत करिए, आम आदमी तो शीश महल में बैठा हुआ है, पर वो एक लंबी कहानी है, वो फिर किसी और दिन। लेकिन आज मेरा नजरिया इस पूरे मुद्दे पर इतना ही है कि भारत का कोई वर्ग पीछे रहे या उनके साथ भेदभाव हो तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मोदी विरोधियों का ये आरोप कि मुसलमान विक्टिम है भारत के विकास के आंकड़ों के लिहाज से शायद सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं मानती हूं कि भेदभाव या बांटने की हर एक राजनीति का विरोध होना चाहिए, लेकिन इसे मोदी सरकार की नीति बताना अन्याय होगा। मुस्लिम विक्टिम कार्ड के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा सकती है, देश का भला कतई नहीं हो सकता। क्योंकि जब देश बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, जब सब्सिडी जा रही है, तो कोई किसी का धर्म नहीं पूछता। सड़क बनती है तो सबके लिए बनती है, गरीबों के घर बनते हैं तो सबके लिए बनते हैं, उज्ज्वला गैस जाती है तो सबके लिए जाती है, और जब जीडीपी की ग्रोथ होती है तो सब तरक्की भी करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शायद ये सीखना होगा। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। सारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।